हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन, जो कि क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन। तो देखिए बच्चों, ग्रेविटेशन होता क्या है, ग्रेविटेशन को हम लोग समझें तो न्यूटन जो साइंटिस्ट था, न्यूटन ने बताया था कि यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज़ हैं, है ना, न्यूटन ने ये बताया था कि यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज़ हैं वो एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट करती हैं, एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती हैं। वो क्यों करती है, अब अट्रैक्ट क्यों करती है, बॉडी में एक ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जिसका वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो देखा गया कि हर बॉडी में, यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज़ हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, उनके पास क्या होता है, मास द्रव्यमान होता है। तो हर बॉडी, यूनिवर्स में जो भी बॉडी है उसके पास क्या प्रॉपर्टी होती है, मास। इस मास के कारण हर बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। इस अट्रैक्शन फोर्स को ही हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशन। ठीक है, तो यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं और उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसे ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। तो इसको बताने के लिए तो ग्रेविटेशन फोर्स तो लगता है। अब उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, इसे बताने के लिए न्यूटन ने एक लॉ दिया, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, दोनों एक ही बात है क्योंकि न्यूटन ने ही यूनिवर्सल लॉ को बताया था। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक ही बात। अब देखिए न्यूटन्स का लॉ क्या कहता है। न्यूटन ने ये बताया कि यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज़ हैं वो एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसकी वैल्यू बताने के लिए उसने एक लॉ दिया। तो न्यूटन ने बताया ऑल द बॉडीज, है ना, ऑल बॉडीज इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। ऑल बॉडी, है ना, ऑल बॉडीज इन द यूनिवर्स, all bodies in the universe, all the body in the universe attract each other। ठीक है, attract each other, वो क्या करती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, each other। ठीक है, all bodies in the universe attract each other। ठीक, the force of attraction, ठीक है, acting between two bodies, force of attraction acting between two bodies, force of attraction acting between two bodies is directly proportional to product of their masses। ठीक है, masses and inversely proportional to square of distance between them। देखिए ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। ठीक है, ऑल बॉडीज इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, द फोर्स ऑफ attraction acting between two bodies is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है या उसका डेफिनेशन है। ठीक है, अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। अब ये फोर्स तो लगता है, सपोज करो हमारे पास दो बॉडीज़ हैं। ठीक है, हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट वी कंसिडर टू बॉडीज़, दो बॉडीज़ हैं जिनके मास, मान लेते हैं हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। ठीक है, दो बॉडीज़ हैं
एक का मास m1, एक का मास m2 है। इनके बीच की डिस्टेंस जो है, इनके बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं d है। सपोज करो डिस्टेंस बिटवीन दैम इज d। बेसिकली ये डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास के बीच की होती है। तो इन दोनों बॉडी के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने d मानी है, ठीक है। इन दोनों बॉडी के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, d, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के बीच की डिस्टेंस d है। तो अब अगर हम लोग बात करें इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा, तो न्यूटन ने क्या बोला था कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो इन दोनों बॉडी के बीच में सपोज करो फोर्स लग रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि पहली वाली बॉडी दूसरी बॉडी पे जो फोर्स लगा रही है वो F, और इस वाली बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो भी F है, ठीक है। मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है, दोनों बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है, डायरेक्शन में अपोजिट होता है, ठीक है। ये वाली बॉडी, ठीक है, अगर ये जो A बॉडी है, ठीक है, A बॉडी B को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, A बॉडी अपनी तरफ खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है। इसी तरह जो दूसरी बॉडी है, B भी A को क्या कर रही है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो इन दोनों बॉडी के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग जो फोर्स होगा, ठीक है, लेट टू बॉडीज आर, अपन ने एज्यूम कर लिया, लेट टू बॉडीज ऑफ मास m1 and m2 are placed at d distance apart, ठीक है। ये दोनों d डिस्टेंस पर रखी हैं, एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज F। सपोज कर लिया हमने कि इन दोनों बॉडी के बीच में लगने वाला जो फोर्स है F है, ठीक है। लेट टू बॉडीज ऑफ मास m1 m2 आर प्लेस्ड एट d डिस्टेंस अपार्ट एंड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज F। उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या है, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स F है। अब देखिए, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जो F है वो दोनों बॉडी के मास के डायरेक्टली क्या है, प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। मतलब दोनों बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा उनके बीच में लगने वाला फोर्स भी बहुत ज़्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जितना ज़्यादा मास होगा बॉडीज़ का, दो बॉडीज़ के बीच का मास जितना ज़्यादा होगा उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा। इसी तरह और इनके बीच की डिस्टेंस, हमने यहाँ डिस्टेंस बेसिकली d माना है, तो हम लोग यहाँ r² नहीं लिखेंगे, d² लिखेंगे, ठीक है, d² लिखेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब उनके बीच की डिस्टेंस जितनी कम होगी, उनके बीच में लगने वाला फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। जो बॉडी अगर पास में होंगी तो उनके बीच में फोर्स ज़्यादा लगेगा, और दूर होंगी तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब हम इन दोनों कंबाइन कर देते हैं बाय कंबाइनिंग बोथ, ठीक है, बाय कंबाइनिंग बोथ, जब हम दोनों कंबाइन कर देंगे तो ये रिलेशन मिलेगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d²। और जैसे ही हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाते हैं हम लोग, जैसे इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो हम लोग एक कांस्टेंट लगाते हैं, F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन d²। फोर्स की यूनिट न्यूटन, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स हो जाएगा इतना, g m1 m2, वेयर g is
constant, where G is a constant which is called universal gravitational constant, और इसकी जो वैल्यू होती है जी की वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg की पावर -2। ठीक है, ये चीज़ें हमें याद रखना है। वेयर जी इज़ कॉन्स्टेंट विच इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, जहाँ जी एक कॉन्स्टेंट है जिसे हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ होता है, इसे याद करें। ऑल बॉडीज इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, ईच अदर विद द फोर्स, है ना, विद द फोर्स विच इज़, एक फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, और जो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन दैम टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, है ना, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ मासेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो और जब दोनों कंडीशन कंबाइन करते हैं तो F इज इक्वल टू m1m2/d², और यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दें, कॉन्स्टेंट लगा दें G m1m2/d² और फोर्स की यूनिट है न्यूटन, वेयर G इज कॉन्स्टेंट विच इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। G इज इक्वल टू 6, G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg की पावर -2। ठीक है, इसकी वैल्यूज भी याद रख सकते हैं हम लोग, वैसे क्वेश्चन में दिया होता है, गिवन होता है, इसे नोट कर लीजिए आप। अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है दोनों बॉडी के बीच में, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है F इज इक्वल टू G m1m2/d², इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, या प्रॉपर्टीज बोले हम लोग, ये फोर्स हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। फोर्स हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्टिव ही होता है, ये कभी रिपल्सिव फोर्स नहीं होता है। ठीक है, यूनिवर्स में जितनी बॉडीज हैं अपने मास के कारण एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करती हैं, इसको, ठीक है, कभी रिपल्सिव नहीं होता है, अट्रैक्टिव होता है। दूसरा, ये फोर्स हमेशा दोनों बॉडी को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग लगता है। ये जो फोर्स है ऑलवेज, ठीक है, हमेशा दोनों बॉडी को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग ही लगेगा। ये दोनों बॉडीज को मिलाने वाली जो लाइन है उसके अलॉन्ग ही लगेगा, ऐसा नहीं लगे, इनक्लाइन नहीं लगता है। ठीक है, कि फोर्स यहाँ लगने लगे, इनक्लाइन, कि इस पे फोर्स लगा तो उधर जा रही। तो ये जो फोर्स लगता है ये दोनों बॉडीज को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग लगता है। ठीक है, अट्रैक्टिव होता है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव एंड इट ऑलवेज एक्ट्स, ये हमेशा एक्ट करता है along the line joining, ठीक है, along the line joining the center of two bodies, along the line joining the center of two bodies। ठीक है, ये जो फोर्स होता है वो हमेशा दोनों बॉडीज को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग लगता है। ठीक है, तीसरा, इट ऑलवेज एक्ट अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू बॉडीज, ये सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू बॉडीज, ये दोनों बॉडीज को मिलाने वाले, ऐसे समझे अपन लोग 9th में, तो दोनों बॉडीज को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग ही लगता है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अगला, ये जो फोर्स लगता है दोनों बॉडीज पे इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है। ये दो बॉडी पे लगने वाला फोर्स, मतलब जितने फोर्स से ये अट्रैक्ट करे उतनी फोर्स से ये भी अट्रैक्ट कर रही है। दो फोर्स लगता है, ये जो फोर्स होता है वो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होता है ना। फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा, इसके पहले क्योंकि ये जो फोर्स होता है अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल लगता है या टू बॉडीज लगता है, इसलिए इसे सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। ये सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन होती है, ऐसे फोर्स जो दो बॉडीज को मिलाने लाइन के अलॉन्ग लगते हैं उन्हें हम लोग सेंट्रल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो इट इज अ सेंट्रल फोर्स। मैं थर्ड पॉइंट ये लिख देता हूँ, इट इज मतलब यहाँ पे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल फोर्स। ठीक है,
अभी तो आप याद रखें क्योंकि अभी ये 9th में है, बस आपको याद रखना है कि इट इज़ अ सेंट्रल फोर्स, इट इज़ अ सेंट्रल फोर्स। कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। और एक और पॉइंट होता है, इट इज़ अ कंजर्वेटिव, इट इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज़ अ कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फोर्स। देखिए कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे होते हैं जिनका वर्क डन है ना पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे हम एक बॉडी को यहाँ से ऊपर ले गए तो इसका वर्क डन जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, हम ऐसे ले जाएं, घुमा के ले जाएं, ठीक है, ऐसे 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 करके ऐसे ऊपर ले जाएं, तो इस पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करेगा कि हमने कितना डिस्प्लेस किया। डिस्प्लेसमेंट जैसे डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, उसी प्रकार जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं उनका वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। अभी तो फिलहाल 9th क्लास में आप लोग सीधे डायरेक्ट याद है, इट इज अ सेंट्रल फोर्स, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। और अभी मैंने बताया था फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, है ना, फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, ये दो बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स होता है। फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू में तो बराबर होता है, मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। दो बॉडी में जो लगने वाला फोर्स जो होता है वो क्या होता है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। और अगर मैंने बता दिया है ना, दोनों बॉडी में लगने वाला फोर्स इक्वल इन अपोजिट होता है, वैल्यू सेम है बट डायरेक्शन क्या है, ये इस तरफ लग रहा है तो ये अगर ये ईस्ट की तरफ है तो ये वेस्ट की तरफ होगा, ये नॉर्थ की तरफ होगा तो एक साउथ की तरफ होगा, डायरेक्शन अपोजिट होती है। मैग्नीट्यूड बराबर होता है, अगर ये 10 न्यूटन की फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है और ये भी 10, अगर ये 10 न्यूटन से अट्रैक्ट कर रहा है तो वो भी 10 न्यूटन से इसको अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ। ठीक है, अच्छा, अब ये बेसिकली बोला जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है स्मॉल बॉडी के लिए बहुत वीक होता है ना, इट इज अ वीक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वीक फॉर स्मॉल बॉडीज। वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वीक फोर्स, इट इज अ वीक फोर्स, इट इज अ वीक फोर्स। ठीक है, बहुत सारे फोर्स होते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, है ना, सुना होगा, इलेक्ट्रॉन चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, लेकिन इट इज़ अ वीक फोर्स। स्मॉल बॉडीज के लिए, जैसे दो बॉडीज, ह्यूमन बॉडीज भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है बट वो इफेक्टिव नहीं है, वो दिखाई नहीं देता। ठीक है, एक चेयर भी दूसरी चेयर को अट्रैक्ट कर रही है बट वो फोर्स कंसिडरेबल नहीं है क्योंकि बॉडीज का मास बहुत कम है। तो अगर बॉडीज का मास बहुत कम है तो वो फोर्स हमें दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे बात करें सन और अर्थ, बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज़ हैं, इनका मास बहुत ज़्यादा है, अपने पता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, मास बहुत ज़्यादा है, बॉडीज़ का अगर मास बहुत ज़्यादा है तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स भी इफेक्टिव होगा, क्योंकि इसी फोर्स के कारण ही सन के अराउंड सभी प्लैनेट क्या करते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं, मोशन करते हैं, क्योंकि वहाँ जो फोर्स लगता है अट्रैक्शन का फोर्स वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए सन सभी प्लैनेट को बांधे हुए है अपने अट्रैक्शन फोर्स के कारण। ठीक है, तो जब बॉडीज़ बहुत बड़ी होती हैं फोर्स क्या हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है, और जब स्मॉल बॉडीज़ के लिए ये अनइफेक्टिव है या बोले तो बहुत वीक होता है, और बहुत बड़ी बॉडीज़ के लिए कंसिडरेबल होता है, मतलब कंसिडर करना पड़ता है, कंसिडर करेंगे, वहाँ पे अपन इस फोर्स को छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अब हम लोग इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस करते हैं, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग कैसे करेंगे, न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल, तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एक दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए अब न्यूटन्स लॉ पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। मान लेते हैं हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास दो बॉडीज़ हैं जिनका मास 5 kg है। ठीक है, दो बॉडीज़ हैं, क्वेश्चन है कि इसका मास 5 kg है और इसका भी मास 5 kg है। अब इनके बीच की डिस्टेंस सपोज करो 0.5 मीटर है, तो हमको इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, फाइंड करना है कि इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा। तो बहुत फार्मूला सिंपल है और क्वेश्चन भी सिंपल है, फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, दोनों बॉडी मान लेते हैं, इसका मास m1, इसका मास m2, और d हो गया हमारे पास 0.5 मीटर। ठीक है, d डिस्टेंस, तो हम लोग यूज़ करेंगे F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई r स्क्वायर, या फिर d स्क्वायर, है ना, हमने यहाँ d लिया है तो d स्क्वायर डिस्टेंस। तो g की वैल्यू याद रखना है 6.67 इंटू 10 पर माइनस 11, 6.67 इंटू 10 पर माइनस 11 इंटू m1 हो गया 5,
m2 भी 5 हो गया और दोनों के बीच की डिस्टेंस 0.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें हम लोग 6.67 इंटू 10⁻11 5 इंटू 5, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको क्या लिखें, इसको 1/2 भी लिखा जा सकता है 1/2, या इसको 0.5 हम लोग लिखें इंटू 0.5। ठीक है, 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन में 5/10, 10 ऊपर, इसका भी 5/10, 10 ऊपर, ऐसे कर सकते हैं। डेसिमल इसका हटाएंगे तो 5/10, तो 10 ऊपर, इसका भी, तो ये 5 से 5 कैंसिल, इससे कैंसिल, ये 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 है ना, 10 की पावर 1, 10 की पावर 1, 10 की पावर कितना हो जाएगा 2, 10 की पावर 2 प्लस में और 10 की पावर -11, तो कितना हो जाएगा ये 10 की पावर 6.67 इंटू 10 की पावर -9 न्यूटन। ठीक है, ये पावर 1 और 1, तो +2 हो जाएगी, +2, 10 की पावर -11 और 10 की पावर 2, तो ये घट जाएगी पावर, तो 10 की पावर बचेगा 9। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स होगा 6.67 इंटू 10 की पावर -9 न्यूटन। ठीक है, वैल्यू रखा, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस, ठीक है, और 5 इंटू 5, ठीक, वैल्यू m1 m2 की वैल्यू रख दी है, डी 0.5 का होल स्क्वायर है ना, 0.5 को 2 बार लिखा मैंने, फिर 5/10, 10 ऊपर गया, इसका भी 5/10, 10 ऊपर गया, यहाँ से 5 से 5 कट गया 20 है ना, और ये 10 इंटू 10 100 मतलब 10 की पावर 2, 10 की पावर +2 और 10 की पावर -11, तो 10 की पावर -9 न्यूटन है ना। सिंपल है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, और मान लेते हैं कि कोई बॉडी मान लेते हैं अगर, है ना, देखिए बहुत 5 kg की बॉडी है, इनके बीच में देखिए लगने वाला फोर्स कितना है 6 पॉइंट है ना 7 इंटू 10 -9, माइनस में जा रही पावर, मतलब ये वैल्यू लगभग 0 ही है, क्योंकि हम लोग लिखेंगे 6 के आगे हमको 9 0 लगाना है, मतलब ये फोर्स बहुत ही कम है, क्योंकि बॉडी का मास बहुत कम है। अगर हम लोग बॉडी का मास 100 kg भी ले लें, है ना, अगर बॉडी का मास 100 kg भी ले लें तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला फोर्स पे। ठीक है, ज़्यादा फोर्स नहीं पड़ेगा, फोर्स पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग दूसरा एग्जांपल। अगर हम कोई बॉडी अर्थ सरफेस पे रखी है, ठीक है, एक बॉडी अगर अर्थ सरफेस पे रखी है, अर्थ की सरफेस पे रखी है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, या नियर द अर्थ सरफेस है, अगर कोई बॉडी नियर द अर्थ सरफेस है या अर्थ सरफेस पे रखी है, मान लेते हैं 1 kg की बॉडी है, 1 kg की बॉडी रखी है और वो अर्थ सरफेस पे रखी है। ठीक है, तो अर्थ, इस केस में अर्थ की रेडियस क्या होती है, अर्थ की रेडियस जो होती है 6400 किलोमीटर होती है, 6400 किलोमीटर रेडियस। इसको हम लोग 1000 और मल्टीप्लाई कर दें तो इतना लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5 64 इंटू 10 की पावर 5 मीटर, या फिर r इज इक्वल टू, डेसिमल को यहाँ पे ले जाएंगे, 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। ठीक है, 6400 किलोमीटर या फिर 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, ये क्या है, अर्थ की रेडियस। और अर्थ का मास लगभग, मास ऑफ द अर्थ जो होता है, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 24 kg, लगभग इतना होता है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हम लोग फोर्स निकालना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक अर्थ हो गई जिसका मास m है, और एक ऑब्जेक्ट हो गया जिसका मास स्मॉल m है। इसका मास कितना है 1 kg और इसका मास है 6 इंटू 10 की पावर कैपिटल M, 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर है, इनके बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है। तो फोर्स निकालना है हमें, फोर्स निकालना है दोनों बॉडी के बीच में, अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में कितना फोर्स होगा। तो फार्मूला लगाएंगे Gm कैपिटल M, ठीक है, G बड़ा M छोटा m अपॉन d का स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 24 इंटू 1 अपॉन 6.4 इंटू 10 की पावर 6 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें अगर हम लोग, कितना आएगा 6 का
और ये आएगा लगभग, इसका स्क्वायर करेंगे और ये 10 की पावर, देखिए 10 की पावर, ये 10 की पावर 24 और ये तो आ जाएगा 13, और ये इसका हमने स्क्वायर किया तो यहाँ 10 की पावर कितना आएगी, 12 आएगी। यहाँ से देखिए 10 की पावर 13 है, 12 है, तो एक पावर 13 में से 12 गए तो एक बचेगा, तो बचेगा 10 की पावर 1 बचेगी नीचे, और ये इसको, ये 10 है, 10 के हम मल्टीप्लाई करेंगे 400 पॉइंट, ये इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, लगभग ये जो वैल्यू आती है वो 9.77 आती है, 9.77 न्यूटन। इसको हम लोग लिख सकते हैं 9.8 न्यूटन लगभग, या अप्रॉक्स 9.8 न्यूटन। तो अर्थ सरफेस पे अगर 1 kg की बॉडी रखेंगे तो उस पर इतना फोर्स लगेगा 9.1 न्यूटन। कैलकुलेशन इजी है, आप कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा डिवाइड, इसका 6.4, इसका होल स्क्वायर करना था, 6.4 का होल स्क्वायर करेंगे, मतलब 2 बार इसका मल्टीप्लाई करना, और यहाँ 10 की पावर हो जाएगी 12, और ये पावर यहाँ से माइनस होगी तो 10 की पावर 1 बचेगी, क्योंकि डिवाइड में है, डिवाइड में पावर जब ऊपर जाती है तो वो माइनस में हो जाती है। ठीक है, अच्छा देखिए और क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं कि अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम लोग 2 बॉडीज़ के बीच की डिस्टेंस को डबल कर दें, ट्रिपल कर दें तो क्या होगा। ठीक है, अगर 2 बॉडीज़ के बीच के डिस्टेंस को डबल कर दें, ट्रिपल कर दें तो नया फोर्स क्या होगा। ठीक है, चलिए ऐसे 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर ठीक है, मान लेते हैं क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 2 बॉडीज़ है, क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, हमारे पास 2 बॉडीज़ हैं, इनके बीच में लगने वाला फोर्स F है, ऐसा हमें दिया गया है। इनके बीच की डिस्टेंस सपोज करो कुछ भी है, नहीं दिया, सपोज करो क्वेश्चन दिया है कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 बॉडीज इज F, व्हाट विल बी न्यू फोर्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ्ड। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास 2 बॉडीज़ हैं m1 m2 मास की, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा, इसके बीच में लगने वाला G m1 m2 बाई डी स्क्वायर, ये फोर्स है। अब क्वेश्चन ये है व्हाट विल बी न्यू फोर्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। चलिए देखो, पहला इसका पार्ट, व्हाट विल बी द न्यू फोर्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ्ड। अगर हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हाफ कर दें तो नया फोर्स क्या होगा। अगर हम इन दोनों बॉडी के बीच की डिस्टेंस को हाफ कर दें तो क्या नया फोर्स होगा, हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अगर हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो नई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, नई डिस्टेंस d हो जाएगी d/2। तो न्यू फोर्स कितना हो जाएगा, न्यू फोर्स है ना, तो न्यू डिस्टेंस हमारे पास ये हो गई, तो नया फोर्स हो जाएगा g, मास के बारे में तो कुछ बोल नहीं रहा, तो d डैश का स्क्वायर, मतलब g m1 m2 अपॉन d/2 का होल स्क्वायर, मतलब g m1 m2 अपॉन d²/4, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो नया फोर्स जो होगा 4 ऊपर चला जाएगा, g m1 m2/d², मतलब जो न्यू फोर्स होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू F है, नया फोर्स g m1 m2/d²। मतलब अगर डिस्टेंस को हाफ करेंगे, हमें पता है अगर डिस्टेंस को आधा करेंगे या डिस्टेंस को कम करेंगे तो फोर्स बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, तो वही चीज़ यहाँ पे फॉलो हो रही है। तो अगर हम डिस्टेंस को हाफ करेंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर डिस्टेंस को अपन मतलब 1/3 कर देते तो फोर्स 9 टाइम बढ़ जाता। ठीक है, अगर हमसे बोलता है कि अगर हम डिस्टेंस को, क्वेश्चन यही है सेकेंड पार्ट इसका, इफ द डिस्टेंस इज, अगर हम लोग क्या करें, इफ द डिस्टेंस इज डबल्ड, अगर हम दोनों के बीच की डिस्टेंस को डबल कर दें तो नया फोर्स कितना होगा।
अगर डिस्टेंस को डबल करेंगे तो एफ डैश डी डैश कितना हो जाएगा 2d। तो नया फोर्स कितना आएगा एफ डैश बराबर जी m1 m2 डी डैश का होल स्क्वायर। तो इस केस में जो फोर्स आएगा जी m1 m2 अपॉन 2d का होल स्क्वायर, मतलब जी m1 m2 अपॉन 4d स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4d स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4, ऐसा लिखा जा सकता है मैथमेटिक्स से, क्योंकि ये और ये चीज़ सेम है। इसका मतलब क्या हो गया, और ये चीज़ क्या है f, तो 1/4 इंटू एफ, मतलब जो नया फोर्स होगा वो f/4 होगा। मतलब अब क्या हो जाएगा फोर्स, अगर डिस्टेंस को डबल करेंगे तो फोर्स घट जाएगा, 1/4 हो जाएगा। नया फोर्स जो होगा वो 1/4 हो जाएगा, है ना। अगर हमसे पूछे कि थर्ड केस इसी का, अगर हम लोग क्या करें, मास ऑफ ईच बॉडी इज हाफ्ड, ठीक है, मास ऑफ ईच बॉडी इज हाफ्ड। अगर हम दोनों बॉडी के मास को हाफ कर दे तो नया फोर्स कितना होगा, मतलब जो m1 डैश है नया मास 2, ठीक है, क्या करें m1/2, m2 का जो नया मास है वो m2/2। तो नया फोर्स कितना हो जाएगा, नया फोर्स हो जाएगा g, ठीक है, m1 डैश इंटू m2 डैश बाई डी स्क्वायर। डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, g m1/2 m2/2 अपॉन में डी स्क्वायर। तो 2 2 जा 4, तो हो जाएगा जी m1 m2/4 अपॉन में डी स्क्वायर, मतलब जी m1 m2/4 और यहाँ पे डी स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 जी m1 m2 डी स्क्वायर, मतलब जो फोर्स हो जाएगा वो नया फोर्स हो जाएगा f/4, क्योंकि मास घट रहा है, मास घटेगा तो फोर्स भी घटेगा। तो फोर्स इस केस में कितना हो जाएगा 1/4। तो इस टाइप के न्यूटन्स लॉ में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। अगर हम दो बॉडी के बीच के डिस्टेंस को हाफ कर दें, डबल कर दें, बॉडीज़ के मास को हाफ कर दें, एक बॉडी के मास को डबल कर दें, एक बॉडी के मास को हाफ कर दें, तो क्या होगा, इस तरह कंडीशन लगा के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझ में आया होगा। और अगली क्लास में हम लोग फ्री फॉल पढ़ेंगे, ठीक है, फ्री फॉल और मोशन अंडर ग्रेविटी। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए और नोट्स बना लीजिए।